बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं और इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में सेट कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को वेलकम करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। सवाल ये है कि जब हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। जब भी हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं तो उनकी बुनियाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है और ये हम अज्यूम करते हैं कि तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहे हैं। मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैटर ना तो क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गया। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, अदरवाइज विद अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस stoichiometric calculations will not be possible. Question number 2, what are the steps to identify a limiting reactant? सवाल ये है कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आंसर इसका समझने से पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है ये समझ लें। लिमिटिंग रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कम मिकदार में लिया जाता है। ये रिएक्शन में जल्दी ख़त्म हो जाता है और ये प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आइडेंटिफाई करने का पहला स्टेप ये है कि आप रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करें। उसके बाद आप प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में से। फिर आप उस वाले रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करें जो कि लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, जो कि प्रोडक्ट की कम मिकदार बनाए। यही रिएक्टेंट हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। Question number 3, how many number of moles and formula units in 100 ग्राम of potassium chlorate? सवाल ये है कि 100 ग्राम पोटाशियम क्लोरेट में कितने नंबर ऑफ मोल्स और फार्मूला यूनिट्स हैं। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो मास ऑफ पोटाशियम क्लोरेट है। 2 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। मोल्स निकालने का फार्मूला हमें आना चाहिए। फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास है, मोलर मास नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आपको आना चाहिए, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 का 48, टोटल हो गया 122.5 ग्राम पर मोल। अब वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 100 डिवाइडेड बाय 122.5, 0.816 मोल्स। यानी कि पोटाशियम क्लोरेट का 100 ग्राम कितने मोल्स का होता है? 0.816 मोल्स का होता है। अब दूसरी चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। तो जब हमारे पास मोल्स की तादाद मालूम हो, ठीक है, और हमने फार्मूला यूनिट्स निकालने हैं तो हम उसको एवोगैड्रोज नंबर से ज़रूर देते हैं। हम जानते हैं मोल का कंसेप्ट हमने पढ़ा है। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ के एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है? एवोगैड्रोज नंबर 6.02 × 10⁻23। अगर एक मोल एटम्स का है तो उसमें इतने एटम होंगे। अगर एक मोल मॉलिक्यूल का है तो इसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर एक मोल आयनिक कंपाउंड का सच है पोटाशियम क्लोरेट, तो उसमें जो फार्मूला यूनिट्स हैं वो 6.02 × 10⁻23 होंगे। तो हमारे पास कितने मोल्स हैं? 0.816 मोल्स हैं। हम एवोगैड्रोस को 0.816 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.91 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स, ये आंसर निकलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपका कमेंट सेटिस्फाई किया जाएगा। Question number 4, nitrogen and carbon monoxide has the same number of electrons, protons and neutrons. सवाल ये है कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद एक जैसी है। सबसे पहले हम नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और मास नंबर होता है
14। तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो 7 + 7 इलेक्ट्रॉन हो गए 14। इसी तरह प्रोटॉन्स जो हैं 7 + 7 14 हो गए। इसी तरह न्यूट्रॉन 7 + 7 14 हो गए। तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद 14 है। अब हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 होता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पहले देख लेते हैं। कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, ऑक्सीजन में हो गए 8। दोनों को मिला के कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह कार्बन के प्रोटॉन्स 6, ऑक्सीजन के प्रोटॉन 8, दोनों को मिला के प्रोटॉन 6 + 8 14 हो गए। इसी तरह कार्बन के न्यूट्रॉन्स 6, ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन्स 8, दोनों के मिला के 6 + 8 हो गए। इस तरह हमने देखा कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस दैन थ्योरेटिकल यील्ड। सवाल ये है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है। इसका आंसर समझने से पहले हमें 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। यील्ड किसे कहते हैं, एक्चुअल यील्ड क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड किसे कहते हैं। तो यील्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में हासिल होने वाले प्रोडक्ट्स की मिकदार यील्ड कहलाती है। प्रोडक्ट्स की अमाउंट हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में से कैलकुलेट करते हैं, वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है। इसको हम एक्सपेक्टेड यील्ड भी बोलते हैं और कैलकुलेटेड यील्ड भी बोलते हैं। और जब हम लेबॉर्ट्री में रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उस वक़्त हमें जो प्रोडक्ट्स की मिकदार हासिल होती है वो हमारी एक्चुअल यील्ड होती है, ये एक्सपेरिमेंट यील्ड होती है। अब क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है। तो इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। इन एक्सपीरियंस वर्कर, हो सकता है कि जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है वो नाअहल हो और प्रोडक्ट की अमाउंट वेस्ट कर दे कलेक्ट करते वक्त। कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है या फिर कोई साइड रिएक्शन भी हो सकता है। ऑल द रिएक्टेंट्स में नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। मैकेनिकल लॉस हो सकता है बहुत सारे प्रोसेसेस में, जैसे कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, वेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, यानी कि अच्छी तरह से ना ये प्रोसेसेस किए हों तो हो सकता है कि एक्चुअल यील्ड जो है वो कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, 11 ग्राम ऑफ कार्बन इज रिएक्टेड विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। सवाल ये है कि 11 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए। बताएं कि दोनों में से कार्बन और ऑक्सीजन गैस में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। पहले हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करती है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यानी कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ये तो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की कंडीशन। ये वो कंडीशन नहीं है जो कि हमारे पास सवाल में है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में 11 ग्राम है, ठीक है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक क्या है कि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। यानी कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अब क्या हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो 11 ग्राम कार्बन है, जो कि 1 ग्राम कम है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक, और ऑक्सीजन हमारे पास फुल्ली है 32 ग्राम है। तो इट मीन के रिएक्शन के आखिर पर ऑक्सीजन हमारी कुछ बच जाएगी, अनरिएक्टेड बच जाएगी, और जो कार्बन है वो पहले ख़त्म हो जाएगी। और जो रिएक्टेंट पहले ख़त्म हो जाता है, कम मिकदार में लिया जाता है, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। और ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। तो कार्बन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है इस रिएक्शन के लिए, जब
11 ग्राम कार्बन हम लेते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो अभी कमेंट कीजिए, आपका कमेंट सेटिस्फाई किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन नंबर 7, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ सक्रोज हैव सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैम। सवाल ये है कि 180 ग्राम ग्लूकोज और 342 ग्राम सक्रोज दोनों के पास सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं, लेकिन एटम्स की तादाद दोनों में डिफरेंट है। वजह बताएं। आंसर को समझने से पहले हमें थोड़ा सा मोल का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना होगा। हमने पढ़ा था कि जब किसी मॉलिक्यूल के एटॉमिक मास को ग्राम्स में ज़ाहिर करें तो वो 1 मोल होता है। यहाँ पर ग्लूकोज हमारे पास 180 ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर मास भी इतना ही होता है, तो इट मीन 180 ग्राम ग्लूकोज 1 मोल के बराबर हो गया। इसी तरह 342 ग्राम हमारे पास सक्रोज है, इसका मॉलिक्यूलर मास भी 342 ग्राम होता है, तो सक्रोज का भी 1 मोल हो गया। और हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी चीज़ के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23। ख्वाह 1 मोल ग्लूकोज का हो, ख्वाह 1 मोल सक्रोज का हो, उसमें नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगी। क्योंकि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 1 मोल है, 342 ग्राम ऑफ सक्रोज 1 मोल है, लेकिन दोनों में जो मालिक्यूल्स की तादाद है वो सेम है, एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। अब दूसरी बात है कि इनमें एटम्स डिफरेंट हैं। डेफिनेटली एटम्स डिफरेंट हैं। ग्लूकोज के एक मालिक्यूल में 24 एटम्स हैं, कार्बन 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, मिला के 24 एटम्स हैं। जबकि सक्रोज की अगर हम बात करें तो इसमें 45 एटम्स हैं, 12 कार्बन के, 22 हाइड्रोजन के और 11 ऑक्सीजन के। तो इस तरह हमें पता चला कि ग्लूकोज और सक्रोज दोनों के 1 मोल सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स रखते हैं, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर दैन दैट ऑफ कार्बन, जस्टिफाई। सवाल ये है कि मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन के एक एटम से 2 गुना भारी है, जस्टिफाई करें। तो इसका आंसर समझने से पहले हम थोड़ा सा मोल का कंसेप्ट वाइज करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम्स में ज़ाहिर करें तो वो 1 मोल होता है, और किसी भी एटम के 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। अगर हम बात करें मैग्नीशियम के 1 मोल की तो ये 24 ग्राम का होता है, और इसमें नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं, जो कि एवोगैड्रोस नंबर है। इसी तरह कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम का हो गया, इसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। बाज़ बुक्स में यहाँ तक आंसर को लिखा गया है और बाद में ये कहा गया है कि चूँकि कार्बन का एटम जो है इसका मास हाफ है मैग्नीशियम के एटम में से, तो इस वजह से मैग्नीशियम का एटम ट्वाइस हैवियर है। लेकिन हमने इधर मोल के कंसेप्ट से अच्छी तरह से क्लियर करना है, फिर हमें अच्छे नंबर दिए जाएंगे। अब हम देखते हैं क्या करना है। तो बात हो रही है एक मैग्नीशियम एटम की, तो हमने ये हमारे पास 24 ग्राम में मौजूद मैग्नीशियम के तमाम एटम्स हैं, ये हमारे पास 12 ग्राम में मौजूद मैग्नीशियम के तमाम एटम्स हैं। तो हमने एक मैग्नीशियम एटम का मास फाइंड आउट करना है, मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम। आपने टोटल मास को टोटल नंबर ऑफ एटम्स पे डिवाइड कर देना। टोटल मास कितना है मैग्नीशियम का, 24 है, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एवोगैड्रोस नंबर है। डिवाइड किया 3.97 इंटू 10⁻23 ग्राम आ गया। इस तरह आपने कार्बन के एक एटम का मास फाइंड आउट करना है, टोटल मास को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स पे, तो 1.997। ये मैग्नीशियम के एक एटम का मास, ये कार्बन के एक एटम का मास। अब दोनों को कंपेयर कर लें, ठीक है। कम मास किसका है, कार्बन का है, तो कार्बन के मास से दोनों को डिवाइड कर दें। ये देखें, मैग्नीशियम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन। क्वेश्चन नंबर 9,
1 milligram of potassium chromate has thrice the number of ions than the number of formula units when ionized in water। सवाल ये है कि पोटाशियम क्रोमेट का 1 मिलीग्राम, इसके पास नंबर ऑफ आइंस नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स के 3 गुना है, जस्टिफाई करें। तो एक चीज़ हमारे पास गिवन है मैस 1 मिलीग्राम, इसको हमने ऐसा यूनिट यानी कि ग्राम में लेकर आना है, तो मिली बराबर होता है 10⁻³ के। पहला काम हमने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। मोल्स बराबर होते हैं गिवन मैस ओवर मोलर मैस के। तो मोलर मैस यहाँ पर नहीं दिया गया, ये आपको आना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो पोटाशियम का 1 का 39 होता है, 2 का 78 हो गया, क्रोमियम 52 होता है और ऑक्सीजन 1 16, 4 का 64 हो गया। तो 5.15 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स निकालने, तो सिंपली जैसे हम पहले करते आए हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हमने एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ मोल्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर से। टोटल फार्मूला यूनिट्स निकले 3.10 इंटू 10⁻18 फार्मूला यूनिट्स, यानी कि पोटाशियम क्रोमेट के 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम में 3.10 इंटू 10⁻18 फार्मूला यूनिट्स होते हैं। अब हम देखते हैं आयोनाइजेशन। जब हम पोटाशियम क्रोमेट की आयोनाइजेशन करते हैं तो हमें 3 आयंस मिलते हैं, 2 पोटाशियम आयन और 1 क्रोमेट आयन, यानी कि एक फार्मूला यूनिट जो है वो 3 आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। और हमारे पास टोटल फार्मूला यूनिट्स कितने हैं? 3.10 इंटू 10⁻18 फार्मूला यूनिट्स हैं। तो इतने फार्मूला यूनिट्स कितने आयंस प्रोड्यूस करेंगे? आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ऐसे हमें पता चला कि पोटाशियम क्रोमेट के पास नंबर ऑफ आयंस नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स के 3 गुना है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला। सवाल ये है कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला से कैसे रिलेटेड है। एम्पेरिकल फार्मूला गिव्स द लोएस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल। एम्पेरिकल फार्मूला हमें किसी मॉलिक्यूल में मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है। जैसे कि ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। इसकी अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो ये 6 पे डिवाइड करके तो ये बनता है CH2O। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला को किसी इंटीग्रल n से मल्टीप्लाई करें तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला के बराबर होता है। और इंटीग्रल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। कैसे? यहाँ पर ये एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O, इसका हमने मास निकाल लेना है। अगर हम ग्लूकोज की बात कर रहे हों तब की बात कर रहा हूँ, तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का हो गया 2, ऑक्सीजन का हो गया 16, तो एम्पेरिकल फार्मूला मास बनता है 30। तो आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ऊपर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास यानी कि ग्लूकोज के केस में 180 होता है, एम्पेरिकल फार्मूला मास 30 हो गया, तो 180 को आपने डिवाइड कर देना है 30 पे, तो 6 आंसर आ जाएगा। तो C6H12O6 इज इक्वल टू 6 इंटू CH2O। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपका कमेंट सेटिस्फाई किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।